dear students, today we are going to start our new lesson, that is preamble to the constitution. This is our civics lesson, lesson number 2, preamble to the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान और प्रीएम्बल का मतलब होता है उद्देशिका। तो संविधान की उद्देशिका। दिस लेसन is our second lesson of civics. So let's start. First point, that is preamble. Preamble is the first point of that lesson. Our constitution is the fundamental and the highest law of the land. This is the first point. Preamble क्या है? Preamble हमारे संविधान, हमारे देश का संविधान जो है हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है। ये जो हाईएस्ट लॉ एंड फंडामेंटल, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। तो ये हमारा जो संविधान है हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है। इसमें कानूनों से बना हुआ जो फंडामेंटल भी है और हाईएस्ट लॉ भी है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble is the preface to the Constitution of India. It sets out the objective of the Indian state. अब ये जो पूरे कानून इसमें बनाए गए हैं, इस कानून की एकत्रित रूप में उसको समराइज करके और एक प्रॉपरली अरेंजमेंट करके साथ में की गई जो संरचना है उस संरचना को हम बोलेंगे प्रीएम्बल। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सार है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है, कौन कौन से कानून दिए गए हैं, कौन कौन से अपने अधिकार दिए गए हैं, उसका पूरा सार जो है, पूरी समरी जो है उसको प्रॉपरली अरेंजमेंट करके एक संरचना की गई, एक स्ट्रक्चर बनाया गया, उसको हम कहेंगे प्रीएम्बल। ओके, द प्रीएम्बल बिगिंस विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। दिस इज अवर सिविक्स बुक एंड हिस्ट्री बुक। अगर हम बुक्स को ओपन करते हैं तो बुक को ओपन करने के बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर बुक के स्टार्टिंग के पेजेस में दिया गया है। तो अगर हम इसको रीड करेंगे तो इसका जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, ये लिखा है यहाँ पे, द प्रीएम्बल बिगिंस विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या लिखा गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान का जो अपना प्रीएम्बल है उसकी जो स्टार्टिंग है वो कौन से वर्ड से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी क्या होता है कि हम भारत के लोग, यहाँ से उस प्रीएम्बल की स्टार्टिंग होती है। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या बताया मैंने आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, इट इज द फंडामेंटल एंड द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। अपने पूरे भारत के ऊपर जो कानून बनाया गया है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून बनाए गए हैं उसका जो सार है, उसकी जो समरी है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीएम्बल कहते हैं। एंड द प्रीएम्बल begins with the word we the people of India, हम भारत के लोग। उसके साथ साथ it mention the resolve to the make India sovereign, socialist, secular, democratic and republic। इन चार इसके ऊपर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। अब सबसे पहला पॉइंट है सोवेरियन। इसका मतलब होता है एक प्रभुत्व और संपन्न राज्य, एक प्रभुत्व संपन्न राज्य। दूसरा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मीन्स होता है समाजवादी, समाजवादी राज्य। थर्ड जो है वो है सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जिसके ऊपर किसी भी धर्म का प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जो लोग चलाते हैं, वहाँ के रूल्स जो होते हैं, कानून जो होते हैं वहाँ के लोगों के लिए बने होते हैं। तो ये जो बेस है अपने प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और एक बार मैं आपको बताता हूँ, सोवेरियन का मतलब होता है एक प्रभुत्व संपन्न राज्य जिसके ऊपर किसी दूसरे देश का प्रभुत्व नहीं होगा। नेक्स्ट जो है सोशलिस्ट, जो पूरी तरह से अपने खुद के समाजवादी राज्य के ऊपर
डिपेंड रहेगा। और सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जिसमें किसी भी एक राज्य को एक धर्म के रूप में नहीं माना जाएगा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी आपको मैं बताता हूँ कि जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में उसको देखा जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लेसन, दैट इज सोवेरियन स्टेट। ठीक है, एक प्रभुत्व संपन्न राज्य। India was ruled by Britain for long period. The British rule ended on 15 August 1947. As you all know that our India ruled by Britishers. कितने साल? 150 साल तक अंग्रेजों ने क्या किया, अपने ऊपर शासन चलाया अपना। एंड दिस रूल एंडेड ऑन 15 अगस्त 1947। और 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत देश है वो आज़ाद हुआ। आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, और तभी से हमारा देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। इंडिया बिकेम सोवेरियन, वी आर नाउ फ्री टू टेक डिसीजन एज वी थिंक फिट इट आवर ओन कंट्री। पहले क्या था, ब्रिटिशर्स का अपने ऊपर रूल चल रहा था, तो वो जैसा बोलेंगे, उनके जो रूल्स थे, उनके जो बनाए कानून थे, वही अपने को मानना पड़ता था। बट जब 15 अगस्त 1947 को जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो हम उससे वहाँ से क्या चालू हो गया कि हम अपने जो थॉट्स है, अपने जो एक्सप्रेशंस है, उसको, अपने जो डिसीजन है वो लेने के लिए हम स्वतंत्र हो गए। ठीक है। A word sovereign means that the state is not under the control of foreign power. इसका मतलब ही होता है, सोवेरियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, इसका अर्थ होता है कि किसी भी देश का या किसी भी विदेशी का इसके ऊपर नियंत्रण नहीं हो सकता। ऐसा हमारा इंडिया है कि जिसके किसी भी विदेशी का नियंत्रण अपने ऊपर नहीं है, किसी भी फॉरेन का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, उसका मतलब होता है सोवेरियन स्टेट। Sovereignty means the ultimate authority to govern yourself. In a democracy, sovereignty rests with the people. यहाँ पे क्या होता है कि प्रभुत्व संपन्न बनने का अधिकार है, वहां पे किसको मिल जाता है, सरकार को मिल जाता है, कि सरकार चलाने के लिए सर्वोच्च अधिकार अपने को वहां पे प्राप्त होता है। लोकतंत्र में प्रभुत्वता संपन्नता जनता के अधिकार में होता है, और जनता अपने प्रतिनिधियों की चुनाव करती है। इलेक्शन होते हैं अपने इंडिया में, पता है, और अपने यहाँ से ही कैंडिडेट खड़े होते हैं और उनको इलेक्ट भी हम करके देते हैं, यानी हम ही अपने देश को चलाते हैं। ठीक है। Thus, the Constitution reflects the principle of popular sovereignty and government elected by the people makes laws on behalf of the people. जिन लोगों को जनता द्वारा हम चुन के देते हैं, ये निश्चित करने का अधिकार जनता और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को प्राप्त होता है कि कौन से कानून बनाना चाहिए, कौन से कानून अपने देश के लिए अच्छे हैं। ये सब कुछ जो कानून बनाए जाते हैं वो जनता को देख के और जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो बनाने का काम करती है। तो ये पॉइंट हमने देखा सोवेरियन स्टेट में। इसमें आपको ध्यान में यही रखना है कि सोवेरियन स्टेट में आपके ऊपर किसी और देश का कंट्रोल नहीं रहेगा, आपकी खुद की नीतियां रहेगी, खुद का डिसीजन रहेगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। सबसे पहला वर्ड सोवेरियन स्टेट, ओके, प्रभुत्व संपन्न राज्य। सेकेंड जो पॉइंट आया है अपना इस लेसन में वो है सोशलिस्ट स्टेट, एक समाजवादी राज्य। आइए उसको पढ़ते हैं। अ सोशलिस्ट स्टेट in a such state where the gap between the rich and the poor is minimum. एक ऐसा स्टेट जिस राज्य में कोई गरीब और धनवान इनके बीच में कोई गैप नहीं होगी, ना कोई गैप मानी जाएगी कि ये बहुत अमीर है और ये बहुत गरीब है, तो इसको बोलते हैं सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब ये है कि रिच और पुअर इनके बीच में कोई भी गैप नहीं हो। All have right over the wealth of the country. All have a right, सभी को अधिकार है। All have a right on the wealth of the country, जो हमारी देश की संपत्ति है उस सभी संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार होता है। Okay, it is ensured that wealth is not concentrated in the hands of few people. अब ऐसा नहीं होता कि कुछ ही लोगों के हाथ में बहुत सारी संपत्ति आ जाएगी और वो अपने पास पूरी समेट के वो रख देगा। इसकी सावधानी भी हमें बरतनी पड़ती है।
तो 2 पॉइंट अभी हमने पढ़े, एक सोवेरियन स्टेट और दूसरा सोशलिस्ट स्टेट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेसन के, सोवेरियन स्टेट का मैंने अभी बताया कि कंट्रोल किसी का नहीं होगा, मोस्टली फॉरेन कंट्रीज का अपने इंडिया के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। और सेकंड मैंने बताया सोशलिस्ट स्टेट, यहाँ की जो वेल्थ है, इंडिया की जो संपत्ति है, इसके ऊपर सभी का अधिकार है। यहाँ पे कोई रिच और कोई पुअर ऐसी गैप नहीं है, ये हमने देखा सोशलिस्ट स्टेट। ओके, थर्ड पॉइंट ऑफ द लेसन दैट इज सेक्युलर स्टेट। थर्ड पॉइंट कौन सा है? सेक्युलर स्टेट। Secular state is one which does not have official religion of the state. किसी भी स्टेट का एक ऑफिशियल रिलीजन, जैसे महाराष्ट्र में एक ही रिलीजन के लोग रहेंगे, राजस्थान में एक ही रिलीजन के लोग रहेंगे, पंजाब में एक ही रिलीजन के लोग रहेंगे, ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता। एक राज्य का एक धर्म हमारे इंडिया में नहीं माना जाता। हमारे इंडिया में एक राज्य में सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, ये हमें बताता है सेक्युलर स्टेट। इंडिया का स्टेट ऐसा होगा जो धर्म निरपेक्ष होगा, किसी भी धर्म को मानने वाला नहीं होगा कि उसी धर्म के लोग उसी स्टेट में रहेंगे, ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता। द सिटीजन हैव फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन एंड द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। अब यहाँ पे जो रहने वाले जो नागरिक है, जो इंडिया के सिटीजन है, उनको राइट है, कौन सा राइट है उनको? दे हैव फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजियन। वो अपने धर्म का, अपने अपने धर्म का, जो धर्म उनको अच्छा लगता है उस धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता उनको रहती है। और धर्म के आधार पर हम किसी नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये हमें बताता है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट में मैंने क्या बताया कि एक राज्य का एक धर्म नहीं हो सकता, स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात बताया कि नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। उसके साथ साथ धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये हम देख रहे हैं सेक्युलर स्टेट। ओके, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है डेमोक्रेटिक स्टेट। ओके, डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट वन वेयर सोवेरियन पावर इज वेस्टेड विद द पीपल। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसका जो पावर है वो किसके हाथ में रहेगा? लोगों के हाथ में रहेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस रहते हैं, इलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? कैंडिडेट्स को खड़े करते हैं, खुद जाके वोटिंग करते हैं, और वोटिंग करने के बाद जिसको ज़्यादा वोटिंग आएगी वो चुन के आता है। तो उसको चुन के किसने दिया? हमने करके दिया। यानी पावर किसके हाथ में है? एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे हाथ में है। इसी को कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट। The elections are conducted at a fixed period and voters elect their representative. क्या होता है कि एक फिक्स पीरियड होता है इलेक्शन का, उस वक्त इलेक्शंस किए जाते हैं, और जो मतदाता है उस चुनाव में मतदाता क्या करते हैं? अपना वोट देकर अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। This representative take decision as per the procedure laid down in the constitution. अब जिनको हमने चुन के दिया है, वो जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, जो इलेक्टेटिव कैंडिडेट्स है हमारे, वो क्या करते हैं? संसद में या कार्यपालिका जो है अपनी, उसमें प्रवेश करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरा विश्वास रख के उसको उस प्रक्रिया द्वारा, जो संविधान में जो दिया है, उसी प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर का वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है लोगों के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए, उसी को यूज करके, कॉन्स्टिट्यूशन को देख के उस प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण जनता के लिए वो निर्णय लेते हैं। तो ये हो गया आपका डेमोक्रेटिक स्टेट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिपब्लिक। Republic is a state where there is no hereditary succession to the people's position. अब किसी को अधिकार अगर यहाँ पे मिलता है, पद मिलता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, राज्यपाल हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, अपना महापौर हो गया, मेयर हो गया, सरपंच हो गया, ये जो ऑल पोस्ट, ये कैसी पोस्ट है? सार्वजनिक है।
कैसी है? पब्लिक पोजीशन से। अब इन पब्लिक पोजीशन के ऊपर किसी भी वंश परंपराओं से चलते हुए या विरासत में आए हुए को प्राप्त नहीं होता कि इसका बेटा सरपंच था, ये इसका पहले जो है उस इनके घर में सरपंच था तो इनका ही बेटा सरपंच बनेगा, फिर उसका बेटा सरपंच बनेगा, ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये वंश परंपरा या फिर विरासत में प्राप्त नहीं होता। ये पद मुख्यमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ये पद हम लोग जिनको इलेक्ट करके देते हैं उसी लोगों में से बनाया जाता है, उसी को कहते हैं रिपब्लिक। ओके, कि जो हमारे देश में जो लोकतंत्र में साथ साथ गणतांत्रिक प्रणाली भी प्रचलित है। ऑल पब्लिक पोजीशन आर फिल्ड फ्रॉम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अभी मैंने आपको बताया कि रिपब्लिक में क्या होता है, जो सभी पब्लिक पोजीशंस जो है वो लोगों के चुनाव से चुने जाते हैं, जो हम इलेक्शंस होते हैं उसी में से वो पब्लिक प्लेसेस भरे जाते हैं। ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन एज पर द प्रोसीजर down in the constitution. The preamble guarantees justice, liberty, equality, fraternity, dignity of the individuals. ठीक है, और इसी पदों पर जो विशिष्ट क्राइटेरिया एक होता है उसका कि एनी इंडियन सिटीजन फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया कैन बी इलेक्टेड टू एनी ऑफ द पब्लिक पोजीशन। अब कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है इंडिया का, ऐसा नहीं कि वो बहुत रिच है या बहुत पुअर है या वो किसी कास्ट का है, सभी को ये अधिकार दिया गया है कि वो इस पब्लिक पोजीशन के इसके लिए दावेदार हो सकता है, बट उसको सिर्फ जो एज लिमिट है, जो क्राइटेरिया बनाया गया है उस क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। इन पदों पर विशिष्ट आयु की शर्त अगर हम पूरी करते हैं तो हम कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी इंडियन सिटीजन चुनाव लड़कर इस संसद में हो गया, सरपंच में हो गया या ग्राम पंचायत में हो गया, पंचायत समिति में हो गया, कहीं पर भी वो पहुंच सकता है। ओके, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन का दिस इज जस्टिस। सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आफ्टर दैट द मेन पॉइंट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्टिस। जस्टिस दैट मीन्स न्याय, और इसके कौन कौन से प्रकार है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। There are three types of the justice: social justice, economic justice and political justice. तो for next जो point है अपना वो है justice. Justice implies removal of injustice and ensuring that everybody has the opportunity for progress. न्याय, इसका मतलब ही होता है कि अपने ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के हेतु एक अवसर प्राप्त करना, क्योंकि सभी का कल्याण होना चाहिए। इसी दृष्टि से जो भी उपायों की योजना हम करते हैं उसको न्याय प्रस्तापित करते हैं, उसको हम कहते हैं न्याय। न्याय का अर्थ क्या हो गया कि होने वाले अन्यायों को दूर करना और अपनी प्रोग्रेस करना। Justice employs the removal of injustice and ensuring that everybody has the opportunity for progress. सभी को उनकी प्रगति के हेतु क्या करना है? अपने को अपॉर्चुनिटी देना है, क्योंकि किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। इसीलिए तीन मेन टाइप्स हैं: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अभी हम देख रहे हैं सोशल जस्टिस। There should be no discrimination among the individuals on the basis of caste, creed, race, language, region, place of birth. अब जब हम भारत में रह रहे हैं तो भारत में क्या होता है कि हम किसी के भी ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते कास्ट के ऊपर। तू इस कास्ट का है, तू उस कास्ट का है, या तू उस रिलीजन का है, तू इस रिलीजन का है, या फिर तुम्हारी लैंग्वेज ऐसी है, ये लैंग्वेज तुम यूज़ नहीं कर, इसके ऊपर हम किसी को भी भेदभाव नहीं कर सकते। इक्वालिटी जो है अपना वो टोटली जस्टिस को बिलोंग करती है। जस्टिस का यही कहना है कि किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होना चाहिए, वो किसी कास्ट का हो, उसकी कोई भी लैंग्वेज हो, या उसका प्लेस ऑफ बर्थ, उसका जन्म कहाँ पे, इंडिया में कहीं पर भी उसका जन्म हो, उसके ऊपर हम किसी को भेदभाव नहीं कर सकते। इकोनॉमिक जस्टिस है इसके बाद का सेकेंड पॉइंट। पुअर्टी लीड्स टू द इविल्स ऑफ हंगर।
hunger deaths or malnutrition. If poverty is to be eradicated, everyone should have the right to be source of livelihood so as to look after oneself and one's family. जो भूखमरी है या जो कुपोषण है या भूख, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में पुअर्टी में देखे जाते हैं, लेकिन हर सभी को ये अधिकार है कि अपना खुद का जो पालन पोषण है उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या किया है, न्याय ये दिया है, अधिकार दिया है कि हम अपने फैमिली का पालन पोषण कर सकते हैं, उनका पेट भरने के लिए हमें अधिकार दिया गया है। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के लिए मैंने क्या बताया आपको कि जाति, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, हमारा जन्म स्थान, हम मेल है कि फीमेल है, इसके ऊपर हम भेदभाव नहीं कर सकते। इकोनॉमिक जस्टिस में मैंने आपको क्या बताया कि निर्धनता को दूर करने के लिए, अपने गरीबी को दूर करने के लिए प्रत्येक और अपना और अपने परिवार का जो भरण पोषण हम करते हैं, अपने आजीविका का साधन प्राप्त करते हैं, अपने फैमिली को हम खाना देने के लिए जो काम करते हैं, उसका अधिकार हमें दिया गया है कि हम अपने फैमिली को भूख से ना मरने देने के लिए जो भी हम बाहर जाके काम करते हैं, वो अधिकार हमें किसने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि बिना किसी भेदभाव से उनको काम दिया जाएगा। लास्ट जो टाइप है जस्टिस का वो है पॉलिटिकल जस्टिस। We have adopted universal adult franchise to enable equal participation in running of the country. Accordingly, all citizens completing 18 years of the age have the right to vote in elections. जस्टिस में जो थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो है पॉलिटिकल जस्टिस। अब देश का शासन चलाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए सभी को अधिकार दिया जाता है। अब उसमें जो वोटर्स है उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 इयर्स। अगर आपकी एज 18 या 18 साल के ऊपर अगर है तो आप इस जो हमारा जो इलेक्शन का जो काम है, इलेक्शन वोटिंग करने का जो है, उसमें हम वो अधिकार हमारा प्राप्त करते हैं। तो हमें पॉलिटिकल जस्टिस कौन सा मिला है, कौन सा हमें राजनीतिक न्याय मिला है कि अगर हमारी 18 वर्ष की आयु हम पूर्ण कर लेते हैं तो यहाँ पे सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लेसन नंबर 2, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। इट इंप्लाइज दैट देयर शुड बी नो कोरेसिव अनफेयर रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीबडी। हमारे ऊपर कोई भी अन्यायकारी या फिर अनफेयर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज हर व्यूज एंड ओपिनियन। हम यहाँ पे सभी को हमें ये अधिकार दिया गया है, ये स्वतंत्रता दी गई है कि हम अपने जो विचार है, हम अपने जो थॉट्स है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज एंड एवरी इंडियन इज फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। नेक्स्ट हमें कौन सा फ्रीडम मिला है कि हम अपने विचारों का जो आदान प्रदान है वो कर सकते हैं। उसके सहयोग से अपनी क्या होगी, अपनी भावना में वृद्धि होगी। साथ में ही किसी समस्या का हेतु उनके पहलू हमारे ध्यान में आते हैं। उसके बाद है रिलीजियन का चॉइस। एवरी इंडियन इज फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। व्यक्ति अपने श्रद्धा से, मान्यता से और अपनी पूजा उपासना से ये स्वतंत्रता द्वारा प्रमुखता धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्त होती है। हमें अपने चॉइस के अनुसार कोई भी धर्म की पूजा हम कर सकते हैं और कोई भी धर्म को हम मान सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें दी गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप इज गारंटेड। इसके साथ साथ हमारे जो स्वतंत्रता के जो है वो थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने जो भगवान है उसको मान सकते हैं। ये हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दिया है। नेक्स्ट जो है वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी का अर्थ होता है समान, समता। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज अश्योर्ड। इसमें हमें क्या बताया गया है कि हम किसी भी
धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी वंश के हो, हमारा जन्मस्थान कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई अश्रेष्ठ नहीं है, ऐसा भेदभाव भी हम इसमें नहीं कर सकते। ये जो हमारी प्रियम्बल है वो हमें क्या प्रदान करती है कि यहाँ पे ऑल आर इक्वल, वो किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, गरीब हो, रिच हो, ऑल आर इक्वल, और हम किसी भी प्रकार का किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पे बताई गई है। सो आपको मैंने बताया प्रियम्बल का मतलब क्या होता है कि प्रियम्बल एक फंडामेंटल एंड हाईएस्ट लॉ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका जो पूरा सार है, पूरी समरी है, वो प्रियम्बल होती है। प्रियम्बल का जो बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया इस वर्ड से होता है, जिसमें मेन पॉइंट्स है सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये हमने एक एक करके पूरे देखे। उसके बाद हमने जस्टिस को देखा, जस्टिस के 3 टाइप्स हमने देखे। उसके बाद लिबर्टी, स्वतंत्रता, और उसके बाद इक्वालिटी। हियर योर lesson number 2, preamble of the constitution, is over. Thank you.